गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग छत्तीसगढ़ का जो है भूगोल देख रहे थे। तो आज की क्लास में जो है कुछ खास चीज ये है कि हम लोग आज प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम कुछ चीज पढ़ेंगे, जैसे कि आपका है चतुरंगी जो है शक्ल। चतुरंगी जो है शक्ल का क्षेत्र, ये किसको कहते हैं। दूसरा है आपका जो है जुरासिक युग की चट्टानें। जुरासिक युग की जो है चट्टानें कहां पाई जाती है, ठीक है। सीता लेखनी की पहाड़, सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी जो है कहां स्थित है, ठीक है। और कालिदास ने जो है, कालिदास ने मेघदूत की रचना, अपनी मेघदूत की रचना जो है कहां की थी, ठीक है। तो प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो भूगोल इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विभाजन। तो छत्तीसगढ़ जो है, सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ देश के प्रायद्वीपीय भाग का जो है उत्तर पूर्वी हिस्सा है ना। एक क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ जो है देश के प्रायद्वीपीय जो है पठार का उत्तर पूर्वी जो है हिस्सा है ना। मतलब ये हमारा जो है भारत है, ये वाला भाग जो है प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ जो है इस साइड है, मतलब छत्तीसगढ़ जो है इसका जो है इस प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी जो है हिस्सा है। तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन बन गया। अब हम देखें तो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो सपाट है। छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है वो सपाट मैदान है और चारों ओर जो है कुछ ऊंचे उठे हुए जो है भाग हैं, ठीक। तो इस आधार पर छत्तीसगढ़ को अगर देखें तो छत्तीसगढ़ को जो है चार भागों में जो है बांटा गया है, ठीक। चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया भाई? पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का जो है पठार। दूसरा है आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार को ही कहा जाता है सरगुजा बेसिन। दूसरा है आपका जसपुर सांगरी पाट, जसपुर सांगरी पाट प्रदेश। तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, या महानदी जो है बेसिन भी कहते हैं। और चौथा है दंडकारण्य प्रदेश, दंडकारण्य प्रदेश। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को जो है चार भागों में जो है बांटा गया है, ठीक है। लेकिन अगर राजीव लोचन सिंह के आधार पर पूछा जाए, राजीव लोचन सिंह, तो राजीव लोचन सिंह ने जो है छत्तीसगढ़ को जो है तीन भागों में जो है बांटे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का विभाजन जो है राजीव लोचन सिंह के आधार पर अगर देखें तो तीन भाग है, उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। क्लियर है यहाँ तक? तो फिलहाल हम लोग जो है इस चारों भाग को जो है पढ़ेंगे, है ना। तो देख लेते हैं पहले चारों भाग जो है कहाँ कहाँ पे है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ का जो है मैप बनाएं तो ये हमारा जो है मैप है, ठीक। ये इस प्रकार से हम मैप बना लेते हैं ये। अब इसमें हम देखें तो ये वाला भाग अलग हो गया, ये तो ये आपका जो है तीन भाग है। इसमें ये आपका जो है कोरिया हो गया, ये सूरजपुर हो गया, ये सरगुजा हो गया, और ये आपका जो है बलरामपुर, और ये हो गया जसपुर, ठीक है। तो हमारा जो सरगुजा जो बेसिन है वो जो है इस तरीके से है। ये वाला जो भाग है ये सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आता है। सरगुजा जो है बेसिन, या इसको कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का जो है पठार। क्लियर है? और ये वाला जो भाग है यहां से यहां तक का जो भाग है ये जसपुर जो है सांवरी पाट, जसपुर सांवरी पाट के अंतर्गत आता है। और बीच का जो है ये आपका जो है छत्तीसगढ़ का मैदान,
छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी जो है बेसिन, महानदी बेसिन। और नीचे का जो भाग है ये दंडकारण्य जो है प्रदेश, दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सरगुजा बेसिन को देखें। तो सरगुजा बेसिन में जो है पहला पॉइंट है कि सरगुजा बेसिन को पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसका मतलब क्या है? ये बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा होगा, तभी इसका नाम पूर्वी बघेलखंड हुआ। तो पहला पॉइंट यही है कि यह जो है बघेलखंड के पठार का जो है पूर्वी हिस्सा है या पूर्वी जो है भाग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि मध्य प्रदेश के दो जिले जो है शहडोल और डिंडोरी इसके अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के दो जिले जो है शहडोल एवं जो है डिंडोरी, डिंडोरी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है शहडोल है, शहडोल है, इसकी सीमा में लगा हुआ, और उसके बाद उसके नीचे जो है आपका जो है डिंडोरी, शहडोल और जो है डिंडोरी। ठीक है, तो ये भी जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के दो ऐसे कौन से जो है जिले हैं जो इसे लगे हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया। तीसरा अगर देखें तो ये जो है चतुरंगी शक्ल का जो है क्षेत्र है। चतुरंगी जो है शक्ल कहा जाता है इनको, चतुरंगी शक्ल। चतुरंगी जो है शक्ल का इस प्रकार से चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको, ये एक चतुरंगी जो है शक्ल का क्षेत्र है। चौथा पॉइंट है जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है यहाँ, जुरासिक युग की चट्टानें। ठीक है, इस क्षेत्र में जुरासिक युग की चट्टानें जो है पाई जाती है। इसके अलावा हम देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है आपका 21,863 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 21,863 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के जो है यह 16.16% है ना। तो राज्य का कितना परसेंट है? ये 16.16% है। यह जो है मुख्य रूप से जो है सोन बेसिन का जो है भाग है ना। इधर से जो है सोन नदी है, तो ये जो है मुख्य रूप से जो है सोन बेसिन का भाग है, मुख्य रूप से जो है सोन बेसिन का भाग है, मुख्य रूप से सोन बेसिन का जो है भाग है। ठीक, तो यहां से जो नदियां जो बहती, इसका जो ढाल है, ढाल उत्तर की ओर, ढाल जो है उत्तर की ओर है, और जो नदियां हैं, नदियां आपका जो है भगोरिक, याद रखिएगा भगोरिक जो है ये आपका जो है कोड है, और ब से है बनास नदी, ग से जो है गोपद नदी, री से जो है रिहंद नदी, और क से जो है कन्हार नदी। ठीक है, तो बनास, गोपद और रिहंद नदी जो है सोन नदी में जाकर जो है मिल जाती है। बनास, गोपद, रिहंद और इधर से जो है कन्हार नदी, तो ये जो है जाकर मिलती है सोन नदी में। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ इस तरफ महान नदी है, और एक जो आपका जो है हसदो नदी है। तो हसदो नदी जो है सबसे जो है लंबी नदी है यहाँ से, लेकिन ये जो है दक्षिण की ओर जो है बहती है। हसदो नदी जो है आपका दक्षिण की ओर बहती है। क्लियर है? अब इसमें हम देखें तो यहाँ पर जो है मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। तो मिट्टी जो है आपका लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, और अल्प मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, और अंशतः जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट जो है मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा लाल पीली मिट्टी जो है धान की जो है फसल के लिए प्रमुख होती है ना। मुख्य फसल क्या होता है? लाल पीली मिट्टी का धान होता है। काली मिट्टी में रबी की फसल बोई जाती है, रबी फसल के लिए होती है, और लेटेराइट मिट्टी जो है मोटे अनाज के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ मुख्य रूप से आपका जो है धान की फसल और रबी की फसल जो है होती है इस क्षेत्र में।
इसके अलावा हम देखें शैल समूह। शैल समूह अगर देखें तो ये जो क्षेत्र है वो गोंडवाना चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, गोंडवाना जो है शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, आर्कियन शैल समूह, आर्कियन जो है शैल समूह। तो गोंडवाना जो शैल आर्कियन शैल समूह तो लगभग जो है पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो यहाँ मुख्य रूप से मान के चलो आपका गोंडवाना शैल समूह को ध्यान रखना है। तो गोंडवाना शैल समूह का मुख्य खनिज जो होता है वो कोयला है। मुख्य खनिज क्या है, कोयला। तो इस क्षेत्र में जो है कोयला पाया जाएगा। आपको याद रखना है गोंडवाना शैल समूह जहां भी मिलेगा वहां जो है कोयला पाया जाएगा। ठीक है, गोंडवाना जो शैल समूह का मुख्य खनिज क्या होता है, कोयला। तो याद रखिएगा गोंडवाना शैल समूह कहीं भी मिले वहां पर कोयला ही पाया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखें, ये तो हो गया आपका जो है शैल समूह। वन देखें तो यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं पर्णपाती जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, वन आपका जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क एवं पर्णपाती वन, शुष्क एवं पर्णपाती जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में साल वृक्ष की अधिकता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो है साल वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष हैं, तो साल वृक्ष जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साल वृक्ष। इसके बाद देखते हैं जलवायुगत में आपका जो है यहाँ अधिक वर्षा और कम तापमान। ठीक है, अधिक वर्षा होती है और कम जो है तापमान कैसा होता है, कम होता है। ठीक, जनांकिकी क्षेत्र देखें तो यहाँ पर जो है रहने वाले लोग जो है, लोगों की जनसंख्या जो है कम होती है। यहाँ मुख्य रूप से जो है जनजाति लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बोल सकते हो। तो जनजाति और कम विरल जनसंख्या होगी और कम नगरीकरण होगा। ठीक है, क्योंकि रहने वाले लोग जो है यहाँ कम है तो नगरीकरण भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो है विरल जनसंख्या होगी, विरल जनसंख्या और कम नगरीकरण, कम नगरीकरण। ठीक है, और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र ये लिख सकते हो आप। ठीक, क्लियर है। अब आर्थिक स्थिति में अगर देखें तो आर्थिक में आपका जो है कृषि, आर्थिक में क्या है, कृषि है, उत्खनन और कम औद्योगिकरण, कम जो है औद्योगिकरण। ठीक है, तो यहाँ पर औद्योगिकरण भी जो है कम होगा इस क्षेत्र में। ठीक है, और कृषि है और उत्खनन है। और इसके अलावा हम देखें तो प्राकृतिक जो है उप विभाजन देखते हैं अब इसका, है ना। लगभग जो है ये कंप्लीट है। अब प्राकृतिक जो है उप विभाजन, तो प्राकृतिक उप विभाजन तो इसको देख लीजिए। तो पहला प्राकृतिक उप विभाजन में जो है प्राकृतिक उप विभाजन, सोहागपुर बेसिन, सोहागपुर बेसिन। दूसरा है आपका कन्हार बेसिन। तो सोहागपुर बेसिन आपका जो है इस क्षेत्र में पाया जाएगा आपका सोहागपुर, सोहागपुर बेसिन। इधर आपका जो है कन्हार, कन्हार बेसिन। और इसके नीचे आपका जो है रिहंद बेसिन, रिहंद जो है बेसिन। ठीक है, उसके बाद है आपका जो है इधर देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी।
और फिर इधर आपका जो है सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन, और उसके बाद इस साइड पाया जाएगा आपका जो है हसदो रामपुर बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया आपका जो है लाइन से उत्तर से जो है दक्षिण के क्रम में जमाइए, ऐसा जो प्रश्न एक बार पूछा गया था। तो सोहागपुर के बाद कन्हार, कन्हार के बाद आएगा रिहंद बेसिन, और रिहंद बेसिन के बाद आ जाएगा आपका जो है देवगढ़ की पहाड़ी, और उसके बाद आ जाएगा सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन, और लास्ट में आ जाएगा हसदो रामपुर बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन। ठीक है, अब इसमें जो है इसको याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, है ना, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे उत्तर में आपका सोहागपुर, फिर कन्हार, फिर रिहंद, फिर ये रहेगा। अब इसमें हम देखना है कन्हार बेसिन पूछा जा चुका है, छत्तीसगढ़ के जो है किस दिशा में जो है स्थित है। ये छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर जो है पूर्व इस तरफ है, मतलब कि कन्हार बेसिन छत्तीसगढ़ के जो है उत्तर पूर्व दिशा में जो है स्थित है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा चीज है कि कन्हार बेसिन जो है कहाँ पे है, तो इसके लिए जो है आपका ये कोड याद रखना है, बराक, बराक, ब से क्या है, बलरामपुर जिला में है ये, बलरामपुर जिला, र से क्या है, रामानुजगंज, रामानुजगंज, और क से क्या है, कन्हार बेसिन। तो कन्हार बेसिन जो है बलरामपुर के रामानुजगंज में स्थित है। ठीक है, याद रखना है। रिहंद बेसिन के बारे में पूछा जाए तो आप ये कोड याद रखना है, बावरी, ब से जो है बलरामपुर, और व से जो है वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर, और री से जो है रिहंद, री से आपका हो जाएगा रिहंद बेसिन। तो ये आप कोड से जो है याद रख सकते हैं कि कन्हार बेसिन और रिहंद बेसिन दोनों बलरामपुर जिले में है। तो कंफ्यूजन हो सकता है, रामानुजगंज और वाड्रफ नगर अगर ऑप्शन में दिया रहे तो ये बराक और जो है बावरी को याद रखिएगा, फिर बन जाएगा। इसके अलावा हम देखें रिहंद बेसिन को जो है और किस नाम से जाना जाता है, ऐसा भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। तो रिहंद बेसिन को जो है सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है, सिंगरौली, सिंगरौली जो है बेसिन के नाम से जाना जाता है। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो हसदो रामपुर बेसिन, ये भी पूछा गया है, हसदो रामपुर बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में स्थित है। तो हसदो रामपुर बेसिन जो है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, याद रखिएगा। ये थोड़ा इस साइड है, मतलब ये ऊपर है मतलब उत्तर, और इस साइड है मतलब पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में जो है स्थित है हसदो रामपुर बेसिन। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे ये हो गया ये भाग। अब पहाड़ी देखते हैं। ये आपका इस तरीके से ले लो, ये आपका कोरिया हो गया, ये सूरजपुर हो गया, ये सरगुजा हो गया, और ये आपका जो है जसपुर, और ये बलरामपुर, ये वाला क्षेत्र बलरामपुर। हमको जो है ये देखना है। ठीक, ये वाला भाग जो है सरगुजा जो है बेसिन है। तो इस सरगुजा बेसिन में पहाड़ी देखते हैं। तो पहाड़ी में जो है आपका एक तो है देवगढ़ की पहाड़ी, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो है इस तरीके से आपका जो है ये पूरा जो है फैला हुआ है, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी। दूसरा है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की जो है पहाड़ी। ठीक है, तो चांद बखार यहाँ पर जो है पहाड़ी में देखें तो पहाड़ी में आपका जो है ये दो पहाड़ी, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ये आपका कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिले में जो है फैला हुआ है। ठीक, अब इस चांद देवगढ़ की पहाड़ी में जो है सबसे ऊंची चोटी इसका जो है देवगढ़ की पहाड़ी है ना, जो 1033 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी इसकी ऊंची चोटी है, देवगढ़ की चोटी उसकी ऊंचाई है 1000 जो है
33 मीटर। याद रखना है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिले में जो है फैला हुआ है। ठीक, अब इसी जो है देवगढ़ की पहाड़ी से ही जो है आपका हसदो नदी का जो है उद्गम है। हसदो नदी का जो है उद्गम है देवगढ़ की जो है पहाड़ी से। तो देवगढ़ की पहाड़ी से जो है हसदो नदी का उद्गम है कैमूर पर्वत सोनहट जो है तहसील से हसदो नदी का उद्गम है। ठीक है, हसदो नदी की जो लंबाई है वो 176 किलोमीटर हसदो नदी की लंबाई है, याद रखिएगा। कैमूर पर्वत, ये पर्वत जो है विंध्याचल पर्वत का जो है भाग है, इसको भी याद रखना है, भी प्रश्न पूछा जा चुका है। विंध्याचल पर्वत या विंध्य श्रेणी का जो है भाग है, तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कैमूर पर्वत जो है किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत या विंध्य श्रेणी का जो है भाग है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको याद रखना है। अब हम आगे देखें तो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो है ऐसा जो फैला हुआ है इस तरफ आपका सरगुजा में भी है, और इधर जो है कोरबा में भी है, कोरबा में फैला हुआ है, और रायगढ़ में भी फैला हुआ है। तो एक बार प्रश्न जो पूछा जा चुका है कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो है कौन कौन से जिले में जो फैला हुआ है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना है सरगुजा, कोरबा और जो है रायगढ़, ऐसा जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखना है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। अब इस छुरी उदयपुर की जो है पहाड़ी से जो है आपका हसदो नदी का, रिहंद नदी का जो है उद्गम है, रिहंद नदी का उद्गम है छुरी मतरिंगा की जो है पहाड़ी से। ठीक है, छुरी मतिरिंगा की जो है पहाड़ी, रिहंद नदी का उद्गम जो है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, जिला जो है सरगुजा से जो है इसका जो है उद्गम है। और रिहंद नदी जो है सरगुजा की जो है जीवन रेखा कहलाती है, रिहंद नदी को ही कहते हैं, रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा, सरगुजा की जो है जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, और रिहंद नदी की जो है सहायक नदी रैंड नदी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंड नदी जो है रिहंद की जो है सहायक नदी है, रिहंद नदी की जो है सहायक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक और इंपॉर्टेंट रैंड नदी में ये है कि रैंड नदी पर जो है रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है, इसी पर जो है रक्सगंडा जो है जलप्रपात जो है स्थित है, जो कि बलरामपुर जिला में है ना। यहाँ पर जो है रक्सगंडा जो है जलप्रपात जो है स्थित है रैंड नदी पर। कौन सी नदी पर? रैंड नदी पर। कौन सा जिला है? बलरामपुर जिला, याद रखिएगा। इसका उद्गम आपका जो है सरगुजा से है, लेकिन ये रक्सगंडा जलप्रपात ये रैंड नदी पर है, और ये जो है आपका बलरामपुर जिला में। ठीक है, तो रिहंद नदी का उद्गम आपका यहाँ सरगुजा में है, लेकिन इनकी जो सहायक नदी रैंड नदी है, इस पर जो बना है रक्सगंडा जलप्रपात, और ये है आपका जो है बलरामपुर जिला में। इसको जो है याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अलावा जो है इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि सरगुजा में ही जो है रामगढ़ की जो है पहाड़ी है। सरगुजा में आपका क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की जो है पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ आपका जो है सीता जो है बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, और जो है जोगी महाराज की जो है गुफा है, जोगी महाराज की जो है गुफा जो है स्थित है। ये सरगुजा में है रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी महाराज की जो है गुफा, याद रखिएगा। सीता बेंगरा जो है इसमें विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। सीता बेंगरा में क्या है? विश्व की प्राचीनतम जो है नाट्यशाला, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीता बेंगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है? तो आपका जो है सीता बेंगरा में है। ठीक, और जोगी महाराज की जो गुफा है, जोगी महाराज की गुफा में जो है अशोक के अभिलेख जो है यहाँ मिले हैं पाली एवं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अशोक के अभिलेख जो यहाँ पर मिले हैं पाली और जो है
ब्राह्मी लिपि में। ठीक, और इस जोगी मारा की गुफा में जो है देवदत्त और जो है सुतनुका की जो है प्रेम गाथा का वर्णन है। देवदत्त वह जो है सुतनुका है ना, देवदत्त और जो है सुतनुका की जो है प्रेम गाथा का वर्णन है। देवदत्त और जो है सुतनुका का कहाँ है आपका? जोगी मारा की गुफा में। जोगी मारा की गुफा में जो है एक और फैक्ट है कि कालिदास ने जो है मेघदूत की जो रचना है वो जोगी मारा की गुफा में जो है की थी। ठीक है, और इस मेघदूत का जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया, और इसका जो है छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, मुकुटधर पांडे, याद रखिएगा मुकुट लगाया हुआ है मतलब कि उसको क्या मिल रहा है? छाया मिल रहा है, इसलिए मुकुटधर पांडे जो है छायावादी कवि थे। ये भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है ना, छायावादी कवि। तो एकदम आसानी से इसको ट्रेस कर सकते हैं हम कि मुकुट लगा हुआ है मतलब उसमें उसको क्या है? छाया मिल रहा है, इसीलिए मुकुटधर पांडे जो है छायावादी कवि हैं। और याद रखना है कालिदास की जो रचना है मेघदूत, ये कालिदास ने जो है जोगी मारा की गुफा में जो है कंप्लीट की थी, वहां लिखा था, और छत्तीसगढ़ी में इसका जो अनुवाद है उसको मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक, ये हो गया आपका जो है इसके बारे में। अच्छा, ये रामगढ़ की जो पहाड़ी है ये सतपुड़ा पर्वत का जो है भाग है। सतपुड़ा जो है पर्वत का भाग है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे बता रहा हूं मैं कैमूर पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत का भाग है, और यहाँ पर जो रामगढ़ की जो पहाड़ी है ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है। इसको अलग अलग जो है याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, है ना। तो अगर आप ट्रेस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कैमूर आपका विंध्याचल पर्वत हुआ, उसके बाद इधर रामगढ़ की पहाड़ी में आपका जो है सतपुड़ा पर्वत होगा। इसके अलावा हम देखें तो सीता लेखनी की जो है पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी भी पूछा जा चुका है प्रश्न। सीता लेखनी, तो सीता लेखनी की पहाड़ी आपका जो है सूरजपुर जिला में है। सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है? सूरजपुर जिला में स्थित है, याद रखना है। एक है सीता कुंड, सीता कुंड ये रामायण काल से संबंधित है, याद रखिएगा। सीता जो है कुंड, सीता कुंड किससे संबंधित है? रामायण काल से संबंधित है। सीता कुंड किससे संबंधित है? रामायण काल से संबंधित है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है ये सरगुजा बेसिन या पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है ये लगभग जो है कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो है आप लोग तैयारी कर लीजिए, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जरूर सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना चीज आप लोग पढ़े हो वही सब के सब जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।